चलिए तो शुरू किया जाए। गुड इवनिंग सबको। तो आज का जो टॉपिक हमारा वो क्या है, महाजनपद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, महाजनपद में बौद्ध धर्म जो है ना पढ़े थे, बौद्ध धर्म और उसके साथ साथ जैन धर्म, जैन धर्म। ठीक है, बौद्ध और जैन धर्म हम लोग पढ़े थे। अब महाजनपद जो है ना, महाजनपद का मतलब होता क्या है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे क्या, कबीला होता था। कबीला पढ़े थे, वैदिक काल में कबीला होता था। कबीला से मिलके क्या बनता था, जन मिलता था, और जन से मिलके जनपद बनता था, और जनपद से मिलके बनता था हमारा महाजनपद। साधारण भाषा में समझिए कि मान लीजिए कि कोई एक परिवार है, परिवार मिलके क्या बनाता है, गांव बनता है, गांव बनता है, और बहुत सारा गांव मिलके प्रखंड बनता है, प्रखंड मिलके राज्य बनता है, और राज्य मिलके देश बनता है। वैसे ही यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो महाजनपद है वो कैसे, तो सबसे पहले कबीला होता था। पहले मान लीजिए कि ये कबीला हो गया, ठीक है, और कबीला मिलके क्या बनाया, जन। कबीला मिलके जन, या कबीला से गांव, गांव से जन, फिर जन मिलके जनपद, जन मिलके जनपद, और बहुत सारा जनपद मिलके क्या बना, जिसको महाजनपद कहते हैं, महाजनपद। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं महाजनपद के बारे में। तो महाजनपद का मतलब सीधे समझ लीजिए कि उस समय का या तो आप कह लीजिए राज्य या देश, राज्य या देश। तो राज्य ही उसको मान लीजिए, क्योंकि महाजनपद जब होते थे तो बहुत सारे जो राजाओं थे, अभी क्या है महाजनपद हम लोग का है, तो महाजनपद में यूनिटी है। जैसे मान लीजिए हमारा देश है, तो देश का एक मुख्य आदमी है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, एक है ना जो केंद्र से शासन किया जा रहा है, केंद्र से शासन प्रणाली चल रही है, और पूरी राज्य को इकट्ठा किया जा रहा है। लेकिन उस समय वैसा कुछ व्यवस्था नहीं था, तब उसको राज्य कह सकते हैं या देश कह सकते हैं, क्योंकि उस समय ऐसा था नहीं, कोई तो था नहीं, एक सेंट्रल पावर कोई था नहीं, सेंट्रल पावर जो वहां बैठ के पूरे राज्य को या छोटे छोटे जनपदों को कंट्रोल कर रहा है। वो बाद में धीरे धीरे जाके हुआ। तो ये क्लियर है। महाजनपद किसको बोलते हैं, तो बहुत सारे जब जनपद मिलके एक बड़ा समूह बन जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं महाजनपद। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं। जैसे ही 6वीं शताब्दी हमारी आती है, 6वीं शताब्दी बीसी, ठीक है, ये ईसा पूर्व की बात हो रही है, बिफोर क्रिस्ट। तो लोहे का जो प्रयोग था, कहां से पढ़े हम लोग, उत्तर वैदिक काल में। लोहे का प्रयोग कहां से चालू हो गया, उत्तर वैदिक काल में। अब देखिए जैसे ही लोहे का प्रयोग आ गया, तो लोहे के प्रयोग के साथ क्या होने लगा कि खेती में भी हमारा बहुत आसान हुआ। खेती का जो बहुत सारा टेक्नोलॉजी है खेती में भी, जैसे हल बनाना, ये सब तो लोहे से जो सामग्री बनती थी खेती वाली, खेती करने के लिए जो चीजें उपयोग की जाती थी वो बहुत आसानी से बनने लगी। और उसके साथ साथ युद्ध में भी, युद्ध के जो सामान होते जैसे तलवार हो गया, भाला हो गया, बहुत सारे युद्ध करने के लिए भी जो सामग्री बनती थी वो किस चीज का, लोहे का। तो लोहे का आविष्कार क्या हुआ कि एक तरह से आर्थिक स्थिति जो थी उसमें बहुत बड़ा सुधार लाई। कौन, लोहे का आविष्कार। अब आर्थिक स्थिति में कैसे सुधार आई, तो खेती बहुत बड़े पैमाने पे होने लगा। जैसे हम पहले का बात करें और अभी, तो पहले और अभी में बहुत सारा अंतर है। पहले हम लोग कौन सा टेक्निक यूज करते थे, ट्रेडिशनल मेथड यूज करते थे, ठीक है, और अभी मॉडर्न मेथड, खेती के लिए मॉडर्न मेथड यूज कर रहे हैं। जैसे हाइब्रिड सीड्स ला रहे हैं हम लोग, और हाइब्रिड सीड्स के साथ साथ खाद जो डाल रहे हैं, मैन्योर, फर्टिलाइजर, ये सारा हाइब्रिड डाल रहे हैं, तो उससे खेती भी बहुत ज्यादा हो रही है। तो उस समय लोहे का जब आविष्कार हुआ, तो लोहे के आविष्कार ने क्या किया कि लोहा हमको मिल गया उत्तर वैदिक काल में। अब यहां से फिर उत्तर वैदिक के काल के बाद आ जाता है हमारा महाजनपद। तो जब महाजनपद में आए हम लोग, तो लोहे बड़े पैमाने पे हम लोग को मिलने लगे, और उसके साथ साथ जो औजार हम लोग लोहा से बनाने लगे, खेती उससे क्या हुई, खेती में वृद्धि हो गई। ठीक है, खेती में वृद्धि हो गई। अब उस जैसे पहले मान लीजिए कि बैलगाड़ी से, एक नॉर्मल छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, बैलगाड़ी से पहले होता था, अभी ट्रैक्टर से, तो खेती में हुआ वृद्धि की नहीं हुआ, बैलगाड़ी से टाइम लग जाता था, और अभी ट्रैक्टर। वैसे ही पहले नॉर्मल खेती किया जाता था, उससे लोहे के आने के बाद क्या हुआ कि खेती में भी विकास हुआ। उसके साथ साथ राजाओं ने अपने हथियार जो था, उन लोग का हथियार का मतलब उस समय क्या चलता था, भाला था, भाला हो गया, तलवार हो गया, और बहुत तरह के बनाया जाता था। एक गंटक सिल करके आता है, जो बाहुबली मूवी में देखे होंगे, वो तिरपाल बांध के जो फेंकता है वो रहता था। फिर भलाल देव, बाहुबली फेंकता है, भलाल देव क्या करता है, उसके आगे जो भलाल देव बैठे रहता है, चक्र जो आगे उसके चलता है, चक्र जैसा रहता है, और बहुत वो यहाँ बैठा हुआ है भलाल देव, और बहुत दूर आगे चक्र चलता रहता है, वो क्या करता है, सबको काटते जाता है आगे से। तो वो क्या था, लोहे के आविष्कार के कारण वो सारा बना। ठीक है, तो उससे विकास धीरे धीरे होने लगा।
क्लियर है। और आर्थिक स्थिति में ये सहयोग लाया। जब आर्थिक स्थिति में सहयोग आती है तो उसके बाद फिर जनपद बने, जनपद से फिर महाजनपद, बहुत सारे जनपदों को मिला के बनने लगे महाजनपद। तो क्लियर है। 6वीं शताब्दी में लोहे का प्रयोग से आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में विस्तार आया। आर्थिक स्थिति भी सुधार होने लगी। खेती, अब मान लीजिए हम ज्यादा कर रहे हैं तो ज्यादा खेती कर रहे हैं तो यहाँ से बेचते भी तो हैं, फिर जो हमारे पास शेष बच गया हमने कंज्यूम किया अपने राज्य में, और राज्य में कंज्यूम करने के बाद जो हमारा शेष बच जाता तो हम लोग क्या करते हैं, उसको एक्सपोर्ट करते हैं, या तो दूसरे राज्य में भेज देते हैं और उससे भी शेष हमारे पास हो जाता है तो दूसरे देश में भेज देते हैं। तो हमारे पास आर्थिक स्थिति भी हमारा बढ़ेगा। उसके साथ साथ सामाजिक स्थिति भी हमारा बढ़ा, खाने पीने का हर लोगों को लिए पर्याप्त मिलने लगा। और राजनीतिक जैसे जो बनाए हथियार जो बनने लगे, इससे राजनीतिक में भी सुधार आया और राजनीतिक जीवन में भी विस्तार हुआ। ठीक है। तो महाजनपद के बारे में जो है वो कहाँ पे आपको मिलता है, तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के दोनों ग्रंथ जो हम लोग पढ़े थे, साहित्य जो पढ़े थे, अंगुत्तर निकाय जो आता है बौद्ध धर्म का, अंगुत्तर निकाय, और भगवती सूत्र जैन धर्म का, इनमें दोनों इन दोनों में 16 महाजनपदों के बारे में जिक्र है। क्लियर है। 16 महाजनपदों के बारे में जिक्र है। किसमें, तो अंगुत्तर निकाय का, कौन सा, बौद्ध धर्म का क्या है, ग्रंथ है एक अंगुत्तर निकाय, और भगवती सूत्र जैन धर्म का, इन दोनों में पूरा का पूरा हमारा जिक्र है 16 महाजनपद के बारे में। क्लियर है यहां तक। अब ये महाजनपद है कहां, देखते हैं कहां कहां पे ये महाजनपद है। तो टोटल 16 महाजनपद है। 16 महाजनपद में से 3 महाजनपद जो है वो कहां है, बिहार में। 3 महाजनपद कहां है, बिहार में। याद रखेंगे, सीक्वेंस से आसानी से याद रहेगा। उसके बाद 8 महाजनपद कहां है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। और एक है एमपी में, एमपी मतलब मध्य प्रदेश, और एक है राजस्थान में, एक है राजस्थान में। कितना हुआ, 8 3 11 12 13। एक और है आपका दक्षिण भारत में, एक और है दक्षिण भारत में। ठीक है। और दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में, कहां पे, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में है। तो ये कितना हो गया टोटल, 8 3 11 12, और एक दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में 14 हो गया। और 2 जो था ना वो वर्तमान में भारत के बाहर है, वर्तमान में भारत के बाहर है। ये 2 वर्तमान में भारत के बाहर है। भारत के बाहर मतलब कि हमारे देश, उस समय जो था ना भारत में, भारत तो एक ही था उस समय भारत में, लेकिन अभी क्या है, भारत के बाहर है। कहाँ है, तो एक अफगानिस्तान और पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में। तो ऐसे याद रहेगा। टोटल कितना महाजनपद, 16 महाजनपद। 16 में से 3 बिहार और 8 उत्तर प्रदेश में चला गया। ठीक है। अभी वर्तमान का स्थिति का बात करें तो उस समय बिहार और क्या बिहार क्या यूपी सब एक ही था। सब एक ही का मतलब सब अलग अलग अपना अपना मालिक था। तो बिहार, 3 बिहार में भी पढ़ेंगे कि कौन कौन सा जनपद था। 3 बिहार, 8 उत्तर प्रदेश चला गया, और उसके बाद एक आ गया आपका दक्षिण भारत में, कहा, आंध्र प्रदेश में, एक मध्य प्रदेश और एक राजस्थान में, और 2 भारत के बाहर मतलब कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो पार्ट है। ठीक है। तो टोटल कितने महाजनपद, 16 महाजनपद। अब यहाँ पे लिस्ट हम लोग क्रमबद्ध देखेंगे कि 16 महाजनपदों में से कौन कौन सा महाजनपद, बिहार में कितने महाजनपद थे, यूपी में कौन कौन से थे, उसका नाम और उसके साथ राजधानी, और उनका वर्तमान स्थान मतलब वर्तमान अभी वो किस नाम से जाने जाते हैं। जैसे पहले बहुत सारा नाम चेंज हुआ ना, तो यहाँ पे देखेंगे उसके बारे में। अब बिहार में 3 का जो बात था वो मगध, अंग और वजी। मगध जो था सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना बाद में। मगध जो था वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना। बिहार में बहुत छोटे से जगह में पहले मगध जनपद था। धीरे धीरे क्या हुआ कि राजाओं के मन में ये इच्छाएं आने लगी कि हमारी शक्ति धीरे धीरे बढ़ रही है, तो शक्ति कैसे बढ़ेगी भाई, तो एक दूसरे पे आक्रमण करके, एक राजा दूसरे राजा पे आक्रमण कर लेता था। आक्रमण करने के साथ साथ 2-3 नीति ये लोग अपनाते थे, खासकर मगध वाले 2-3 नीति अपनाते थे। क्या क्या, तो एक तो जो नीति था इनका वो क्या था, विवाह। एक नीति इनका था विवाह, अपना साम्राज्य बढ़ाने का। एक एक राजा एक एक ब्याह किया, 2-2 किया, 3-3 किया, 4-4 ब्याह करता था। अब मान लीजिए कि एक नॉर्मल उसका शादी हो गया। अब आज भी दहेज प्रथा चलता है, तो उस समय तो राजा ही था, कुछ ना कुछ तो जरूर दे देगा। तो क्या किया कि विवाह किया तो उसको कुछ दे दिया, उसके बेटी के साथ दहेज में, ले जाओ भाई। अब दूसरा शादी कर लिया, वहां से भी कुछ उसको मिल गया। तीसरा शादी किया, वहां से भी उसको कुछ दहेज मिल गया। तो एक तो राज साम्राज्य बढ़ाने का ये था। दूसरा क्या था, दूसरा युद्ध। जहां लगता था कि कोई विवाह करने योग्य नहीं है तो वहां क्या करता था, युद्ध कर लेता था।
वहां युद्ध कर लेता था। जहां लगता था कि विवाह करने योग्य नहीं है तो सीधे युद्ध कर लीजिए, अगर युद्ध में विजयी हो गए तो वो पूरा का पूरा क्षेत्र हमारा रहेगा। ऐसे करके मगध जो था ना, एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया और बहुत बड़ा जनपद बना, और सबसे शक्तिशाली जनपद कौन था? मगध। ठीक है, मगध सबसे शक्तिशाली जनपद था। अब मगध की जो पारंपरिक राजधानी है, पारंपरिक का मतलब जो पहले राजधानी थी वो कौन थी? गिरिब्रज। कौन सा? गिरिब्रज। पारंपरिक राजधानी, पहले सबसे पुरानी जो राजधानी मगध की थी वो गिरिब्रज थी। उसके बाद होती है राजगिरी, उसके बाद राजगिरी, और उसके बाद जब मगध सबको मर्ज करने लगता है, मतलब अपने साम्राज्य में और छोटे छोटे जनपदों को मिलाने लगता है, उसके बाद जो इसकी राजधानी बन जाती है वो कौन सी बनती है? पाटलिपुत्र। कौन सी बनती है? पाटलिपुत्र। यही लिख दे रहे हैं, पाटलिपुत्र। बाद में बन जाती है इसकी राजधानी पाटलिपुत्र। ठीक है, लेकिन अगर मगध का राजधानी ऐसा पूछेगा तो गिरिब्रज या राजगिरी, पुराना गिरिब्रज या राजगिरी। और वर्तमान स्थान इसका क्या है? तो पटना और गया का जो स्थान है वो आता था मगध के अंदर में। सोचिए कितना छोटा में था, पहले पटना और गया, उसके बाद धीरे धीरे बिहार पे मतलब लगभग कब्जा करता है, फिर उसके बाद और जाता है इधर, आपके बिहार के बाद आ जाएगा इधर, कहा गया, एक राजा के पास पिछला बार बताए थे ना, वो भेजा था, हाँ, फिर अवंती, अवंती पर भी इसको मिल जाता है। तो धीरे धीरे अपना कब्जा साम्राज्य बढ़ाने लगता है। तो पहले जो वर्तमान स्थिति थी क्या है? पटना और गया मगध का। उसके बाद अंग, मगध के बाद आता है अंग। अब इसकी राजधानी क्या है? चंपा। इसकी राजधानी चंपा। अगर नहीं दिख रहा होगा यहाँ तो चंपा। और ये कौन सा वर्तमान स्थान क्या है इसका? भागलपुर। वर्तमान स्थान भागलपुर है। ठीक है, ये कोई खास मतलब नहीं रखता है, इससे कुछ खास प्रश्न नहीं आएंगे। ध्यान ये रखना है, ये और ये परसेंटेज ध्यान आपको, ये और याद, बस आपको वर्तमान स्थान बताते जा रहे हैं ताकि याद आपको रहेगा। ठीक है, तीसरा जो आता है वो होता है वजी। तीसरा है वजी, और वजी का राजधानी वैशाली। अब जो वजी होता है ना, ये छोटा छोटा 8 जनपद मिलके एक महाजनपद बनाता है। कौन? वजी। कितने जनपद होते हैं इसमें? 8 जनपद। और 8 जनपद में एक जो जनपद होता है लिच्छवी, एक जो जनपद होता है हमारा कौन सा? लिच्छवी। अब यहाँ पे पहला गणतंत्र स्थापित होता है। गणतंत्र का मतलब पहला गणतंत्र जनपद था ये। एक जैसे पहले क्या था कि राजतंत्र चलता था और उसके साथ साथ गणतंत्र चलता था, जैसे रिपब्लिक, हम लोग क्या है? रिपब्लिक। और राजतंत्र का मतलब क्या हो गया कि पूरा का पूरा वहां पे राजाओं का पूरा राजाओं का हक रहेगा। ठीक है, जैसे अभी भी है प्रजातंत्र, लेकिन चल क्या रहा है? राजतंत्र। बहुत सारे राज्यों में देख लीजिए, राजतंत्र का मतलब क्या था कि आप अपना मनमानी कीजिए, हमारी बात आप मत सुनिए, जो आपको मन करे फैसला लीजिए। तो अभी की सरकार के क्या है? वही। कहीं भी अभी एसएससी का एग्जाम में कैंसिल हुआ ना, डेट पोस्टपोन्ड हुआ, तो यही हो रहा है। तो किसका मनमानी चल रहा है? राजतंत्र समझ लीजिए, कहने का प्रजातंत्र है। संविधान हम लोग का इतना मोटा चौड़ा बन गया है, लेकिन जो मन में आ रहा है वही कर रहा है लोग। एसएससी का, रेलवे का, किस चीज का डेट पोस्टपोन नहीं होता है, किस चीज का एग्जाम कैंसिल नहीं होता, हर चीज का एग्जाम कैंसिल हो रहा है, हर चीज का डेट पोस्टपोन हो रहा है। तो इससे क्या समझा जाएगा कि देश संवैधानिक तौर पे, कागजी तौर पे प्रजातंत्र है, ठीक है, डेमोक्रेसी है, लेकिन धरातल पे राजतंत्र पूरा का पूरा है। तो क्लियर है? दोनों प्रणाली उस समय थे, राजतंत्र और गणतंत्र दोनों थी। तो वैशाली का जो वजी का राजधानी वैशाली, वैशाली का जो एक जनपद था लिच्छवी जो था ना, वो गणतंत्र, पहला वैश्विक मतलब विश्व का पहला गणतंत्र जनपद ये था। कौन सा? लिच्छवी। याद रखेंगे ये। और वज्जी जो था वो टोटल कितने जनपद से मिलकर बना था? 8। वज्जी जो था टोटल 8 जनपदों से मिलकर बना था, और उसमें का लिच्छवी जो था ये गणतंत्र था। गणतंत्र का मतलब सीधे हो गया कि संघों के द्वारा डिसीजन लेना, कोई एक राजा उसमें डिसीजन नहीं लेगा, बहुत सारे संघ मिलके डिसीजन ले, उसको बोलेंगे हम लोग गणतंत्र। अब गणतंत्र में भी इस पॉसिबल नहीं है कि हर व्यक्ति से डिसीजन लिया जाए, संभव है क्या? तो डिसीजन लेने का मतलब आप सीधे क्या होता है, जैसे आप चुन दिए एक विधायक को, आपने चुन दिया, अब जो डिसीजन लेना होगा आपके बिहार पे कौन लेगा? वो लेगा। आप वो मान लीजिए कि कोई चुन दिए, एमपी चुन दिए जो संसद में बैठता है, आप उसको चुन दिए, अब उसके ऊपर में होगा, तो डिसीजन लेने का पावर किसको दे दिए? उसको। अब हर बात आपसे पूछने आता है? नहीं। तो क्लियर है? उसके बाद 8 जो पढ़ेंगे तो 3 बिहार में एकदम याद रहेगा। मगध सबसे शक्तिशाली, तो इसे याद रहेगा। मगध और
ये मगध हो गया, अंग हो गया और वजी। मगध, अंग और वजी तीन हो गया बिहार में। तीनों का तीनों याद रखना चाहिए। मगध का राजधानी राजगिरी या गिरिब्रज, राजगिरी गिरिब्रज, ठीक है। और अंग का चंपा और वजी का वैशाली। और वजी में एक जनपद जो था, लिच्छवी जो जनपद था हमारा, वो गणतंत्र था पूरी की पूरी, ठीक है। और 8 जनपदों से मिलकर बना हुआ है। क्लियर है। उसके बाद जो 8वां आता है उत्तर प्रदेश में है। 8वां कहाँ है? उत्तर प्रदेश, यूपी में है। इसको क्रम वाइज कर दिए हैं ताकि आपको याद रखने में आसानी होगी। क्रम वाइज करने का मतलब क से 3, क से 3, ठीक है। और कोई क से है इसमें? ये तो कंबोज, तो ये तो बाहर है, पूरा का पूरा बाहर है। क से 3, काशी, कुरु और कौशल। काशी, कौशल या कौशल, कौशल या कौशल, काशी, कुरु और कौशल 3। फिर चेदी, पंचाल, मल, फिर तत्स और सुरसेन। तत्स और सुरसेन, ये पूरा का पूरा कहां आता है? यूपी में आता है। ये भी आएगा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो क से 2-3 ऐसे याद हो जाएगा। क से 3 कौन कौन सा? काशी, कुरु और कौशल। तो काशी की जो राजधानी वाराणसी, ये तो ऐसे याद रहेगा। उत्तर प्रदेश में सबसे फेमस जगह काशी माना जाता है, तो इसको याद करने की कोई जरूरत आपको नहीं है। काशी की राजधानी बनारस या वाराणसी कह लीजिए। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश, यूपी में है। उसके बाद आता है काशी के बाद कुरु। अब कुरु जो जनपद आता है, इसका राजधानी कहाँ है? इंद्रप्रस्थ। इसका राजधानी इंद्रप्रस्थ। महाभारत, कुरुक्षेत्र महाभारत में, कुरुक्षेत्र के बारे में पढ़े होंगे। कुरुक्षेत्र महाभारत में नहीं पढ़े तो जाकर पढ़ लीजिएगा, कोई जरूरत नहीं है। यहाँ कुरुक्षेत्र, ये कुरु का राजधानी इंद्रप्रस्थ। और अभी जो वर्तमान का है, दिल्ली हो गया हमारा, हरियाणा हो गया, ये हो गया हमारा कुरु का, ठीक है, कुरु का क्षेत्र। बड़ी जल्दी आ गए, आना चाहिए था और थोड़ा आधा घंटा पहले। इतना जल्दी आने का क्या जरूरत है? अच्छा, बारिश नहीं हो रहा। भाषा कितना बढ़िया है, हम उल्टा बोले तो ये भी उल्टा, बारिश नहीं हो रहा था सर, इन्हें बोल दिया कि बारिश हो रहा था इसलिए लेट आए। कोई बात नहीं, गुरु से ही सीखता है लोग, है ना। तो क्लियर है ये दोनों। काशी का वाराणसी जो उत्तर प्रदेश में है, कुरु का इंद्र प्रदेश, ये इंद्रप्रस्थ, और कुरुक्षेत्र से याद भी रहेगा इंद्रप्रस्थ, ठीक है। अब आते हैं कौशल। कौशल की जो राजधानी थी वो श्रावस्ती। कौशल की राजधानी श्रावस्ती, जो कि अयोध्या, अयोध्या क्या है? अयोध्या, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। क्लियर है। उसके बाद जो आता है हमारा चेदी। अब ये क्या है भाई? तो इसका राजधानी जो था वो शक्तिमती। कौन सा? शक्तिमती। ये भी उत्तर प्रदेश में ही बुंदेलखंड में आता है, शक्तिमती, जो कि राजा इसके कौन थे? चेदी का शक्तिमती बुंदेलखंड में, और इसका जो राजा थे वो शिशुपाल। तो अभी राजा हो जाए के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि आगे जब आप लोग पढ़ेंगे, ये महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे, तब धीरे 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 करके राजाओं के बारे में आएगा, तो धीरे धीरे याद आएगा कौन से वंश का कौन सा राजा था। क्लियर है। उसके बाद आता है आपका पंचाल। पंचाल का अहिछत्र, पंचाल का अहिछत्र, जो कि ये, अब इसकी 2 राजधानी थी, एक उत्तरी राजधानी थी और एक दक्षिणी, उत्तरी और एक दक्षिणी, 2 राजधानी थी। अच्छा, पौज ऐसा दिख गया, तो इतना समझना चाहिए कि एक उत्तरी है तो दूसरी क्या होगा? दक्षिणी। उत्तरी राजधानी जो इसकी थी वो अहिछत्र, और दक्षिणी राजधानी जो इसकी थी वो थी काम्पिल्य। क्या? काम्पिल्य। 2 राजधानी थी पंचाल की, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। उत्तरी राजधानी अहिछत्र और दक्षिणी काम्पिल्य। जैसे बात करें अगर, तो किसी किसी राज्य की 2 राजधानियां भी हो जाती है। जैसे अगर बात करें तो बिहार और झारखंड अलग होने से पहले बिहार की राजधानी 2 हुआ करती थी। कौन कौन सी? एक बिहार का पटना और एक बिहार का रांची, कोलकाता। 2 राजधानी हुआ करती थी। जैसे गर्मी जो पड़ता था तो बिहार में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ता था, तो उस समय राजधानी कहाँ शिफ्ट हो जाती थी? रांची में, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे इनकी 2 राजधानियां थी, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। अब लगता था कि बहुत बड़ा हो गया है तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता था ताकि कंट्रोल करने में आसानी रहे। अब किसी राजा के ऊपर इतना सब्र तो नहीं रहता था कि भैया पूरा एक हम इसको दे दे, चाहे हम मिलके एक हो जाएं और तब राज करे, इतना सब्र नहीं था। वो कहता था कि छोटा है तो मेरा रहेगा, हम स्वतंत्र हैं, हम खुद राज करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका मल
इसकी कुशीनगर, मल की जो राजधानी थी कुशीनगर, और ये कहाँ पड़ता है? देवरिया, यूपी का जो देवरिया है। उसके बाद दो बचा, एक वत्स और एक सुरसेन। तो वत्स की जो राजधानी थी वो थी कौशाम्बी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी जो कि प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आता है। और सुरसेन मथुरा, सुरसेन मथुरा। तो सुरसेन का कैसे याद रखेंगे? सूरवीर कौन था? मथुरा का सूरवीर कोई था? कौन था? सूरवीर कंस। कंस का होता है लोग सूरवीर। महाभारत में कौन था? महाभारत में सबसे शक्तिशाली कौन था? उसके ऊपर कौन बैठा था? करण और नहीं, सबसे शक्तिशाली उसमें कौन था? कृष्ण भगवान, वही थे ना, कृष्ण भगवान। तो वो क्या थे? सूरवीर। और कहाँ के थे? मथुरा के। तो सूरसेन मथुरा, सूरसेन मतलब सूरवीराओं, जो सूरवीर की सेना तो किसके साथ थे? जिसके साथ रहेंगे वो तो जीतेगा ही भाई। तो सूरसेन मथुरा, ठीक है। और ये भी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। क्लियर है यहां तक? चलिए, प्रयागराज, प्रयागराज को आप अभी क्या कह सकते हैं? इलाहाबाद प्रयागराज में बदल गया, नाम बदलते रहता है यूपी का ज्यादातर। तो क्लियर है यहां तक ना? ये टोटल 8 कहाँ का था? यूपी का। कौन कौन सा था? काशी, कुरु, कौशल। क से 3, काशी, कुरु और कौशल। काशी का राजधानी वाराणसी, कुरु का इंद्रप्रस्थ और कौशल का श्रावस्ती। फिर चेदी, पंचाल और मल, तत्स और सूरसेन, ठीक है। सूरसेन महाभारत से 2 गो मिल गया, एगो सूरसेन मथुरा और दूसरा कुरु इंद्रप्रस्थ। महाभारत से कितना मिल गया? 2 गो। इसलिए कहा जाता है कि चीजों को पढ़ेंगे तो हर चीज को समझने में धीरे धीरे मदद मिलती है। तो क्लियर है पूरा? ये पूरा का पूरा 8 हो गया हमारा। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अब जो आती है अवंती। अवंती से कुछ याद आ रहा है? अवंती का याद आ रही है तुमको? अवंती माहिष्मती साम्राज्य, क्या याद आया? उसका अवंती का नाम था? अच्छा, बाहुबली जब दूसरा उसका बेटा आता है तब अवंती का नाम था? पता ही नहीं यार, था दूरा ज्ञान लेके चलती है। तो माहिष्मती देखे बाहुबली वाला माहिष्मती, तो इसकी राजधानी जो अवंती की थी वो उत्तर उज्जैन और दक्षिण वाला माहिष्मती, ठीक है। माहिष्मती, माहिष्मती उसकी राजधानी थी, जो बाहुबली वाला फिल्म बना ना माहिष्मती, उसी पे। और ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। और इसमें जो राजा थे, राजा का नाम था चंड प्रद्योत, राजा का नाम था चंड प्रद्योत। और अब इसकी क्या कहानी है? तो माहिष्मती की, तो माहिष्मती चंड प्रद्योत की ये कहानी है कि जब राजा हुआ करते थे, कौन? हर्यक वंश के जो राजा थे, मगध के बारे में अभी पढ़ेंगे हम लोग, कब आएगा। तो ये लोग बताए थे क्या कर रहा था लोग? एक तो विवाह और दूसरा युद्ध, तीसरा अगर किसी मदद करके किसी का ले लेना, मतलब मदद कर दिए और मदद करेंगे तो लालच रहता था। तो इनका तबीयत जब खराब हो गया था तो ये अब इनका बचने का जो शंका था, बचने का अनुमान बिल्कुल नहीं था, न के बराबर था। अब इनको लग रहा था कि अब तो हम राजा हैं और कोई हमको बचा नहीं पा रहा है, तो हम स्वर्ग पधार जाते हैं। जैसे होता है ना, हमारे देश में किसी चीज का इलाज नहीं है तो हमको बाहर जाना पड़ता है। तो ये राजा है भाई, राजा बाहर जाएगा? कभी नहीं जाएगा। तो ये ऐलान कर दिया कि हमको जो बचाने वाला होगा राजपाट जो है छोड़ देंगे। छोड़ देंगे का मतलब दे देंगे भाई, जो हमको बचा लेगा। तो मगध से भेजा जाता है एक जीवक वैद्य जो था, उस समय का जो वैद्य था ना, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे तरह के वैद्य होते थे। जीवक वैद्य को भेजा जाता है और ये वैद्य क्या करता है कि उनके जीवन को बचा लेता है और वो बच जाते हैं। कौन? तो राजा चंड प्रद्योत, राजा चंड प्रद्योत। और तब जाके फिर मगध को वो मिल जाता था साम्राज्य। कुछ खुशी से दे देते थे, कुछ दान में दे देते थे, कुछ बेटी के लिए दे देते थे कि बेटी तो जा ही रही है तो इसको भी लेके जाओ। तो ऐसे करते करते मगध एक बहुत बड़ा शक्तिशाली साम्राज्य बना था, ठीक है। तो अवंती, महिष्मती, ये तो याद रहेगा। अवंती वाला भी याद रहना चाहिए। कहाँ है? एमपी में है। अवंती एमपी मध्य प्रदेश, ठीक है। तो उत्तरी राजधानी जो थी उसकी उज्जैन थी और दक्षिणी महिष्मती राजधानी थी, 2 राजधानी। उसके बाद मत्स्य, इसका जो था वो विराट नगर। मत्स्य का विराट कोहली और विराट नगर कहाँ? जयपुर राजस्थान, जयपुर राजस्थान। जयपुर का कुछ, जयपुर का जो एरिया आता है वो आता है आपका मत्स्य में। फिर आता है अस्मक। अब इसकी जो राजधानी थी
उसको पोतन या पोटली, पोतन या पोटली कहा जाता था। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। पर याद रखना है दक्षिण भारत का मात्र यही एक महाजनपद है। दक्षिण भारत का मात्र यही एक महाजनपद है। कौन सा? असमक, दक्षिण भारत का। ऐसा क्वेश्चन दे देता है कि दक्षिण भारत का कौन सा जनपद है, तो दक्षिण भारत में मात्र यही एक जनपद है। कौन सा? असमक। और इसकी राजधानी पोतन या पोटली। ठीक है। फिर आता है हमारा गंधार। गंधार का तक्षशिला। तो अगर पढ़ाई लिखाई का बात करें तो पढ़ाई लिखाई में तक्षशिला और नालंदा दोनों टॉप पे चलता था उस समय में भी। तक्षशिला और नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय है ना, नालंदा विश्वविद्यालय जो खिलजी द्वारा उसको जला दिया गया था, उसकी जो पुस्तकालय थी ना, उसको लाइब्रेरी जिसको बोलते हैं, लाइब्रेरी जला दी थी, पूरी की पूरी विश्वविद्यालय ही नष्ट कर दिया था नालंदा विश्वविद्यालय। फिर एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय बना था। विक्रमशिला किसके द्वारा बनाया गया था? क्या पता हम लोगों को, है ना। विक्रमशिला विश्वविद्यालय पाल वंश के शासक द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? पाल वंश के शासक। पाल वंश के शासक द्वारा। और कौन बनाया था? धर्मपाल। नाम ही अच्छा, धर्मपाल, धर्म का पालन करने वाला धर्मपाल। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाई गई थी धर्मपाल द्वारा। और गोपाल पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। क्लियर है? तो वो छोड़ दीजिए, वो टॉपिक बात का है, यहाँ ध्यान रखिए। तो गंधार, तक्षशिला, और ये कहाँ है? पाकिस्तान के पेशावर और रावलपिंडी का जो एरिया आता है वो है हमारा गंधार महाजनपद उस समय हुआ करता था। फिर कंबोज। एक कंबोज, दो ये है ना, जो दो है ये भारत के बाहर है, भारत के बाहर है, याद रखेंगे। दो को, एक को तो ऐसे ही याद आ जाएगा, गंधार पाकिस्तान, ठीक है। और एक कोई प्लेन हाईजेक हुआ था ना भारत का, कहाँ हुआ था? प्लेन हाईजेक हुआ था, ये तो पढ़ता कौन सी है, कुछ याद नहीं है। प्लेन हाईजेक किया था टेररिस्ट को छुड़ाने के लिए, भारत के जेल में जो बनता टेररिस्ट को छुड़ाने के लिए, कहाँ हुआ था? कंधार प्लेन हाईजेक उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गंधार और कंधार अंतर है, कंधार और ये है गंधार, ठीक है। कंबोज, अब इसकी जो राजधानी थी राजपुर या हाटक, इसकी राजधानी राजपुर या हाटक। पाकिस्तान का जो, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का कुछ पोर्शन में ही आता है कंबोज। तो ये है 16 का 16 हमारा पूरा का पूरा महाजनपद। क्लियर है? अगर एक बार फुल समरी निकालते हैं तो सीधे यहां से चलेंगे 6वीं शताब्दी में। लोहे का प्रचलन जब ज्यादा हुआ तो उस समय हमारे आर्थिक राजनीतिक गतिविधियां हमारी बहुत आसानी से बढ़ने लगी, और इसके साथ साथ व्यापार भी हमारा अच्छे तरीके से बढ़ने लगा। जब भी हमारा व्यापार बढ़ता है तो आर्थिक स्थिति बिल्कुल अच्छी रहेगी। जिसकी व्यापार मतलब कि कैश का, मनी का कहीं से आने का आगमन नहीं हो, पैसा आने का कहीं जगह नहीं हो, तो क्या व्यापार, क्या आर्थिक स्थिति बढ़ेगी, क्या राजनीतिक स्थिति बढ़ेगी? कभी बढ़ेगी? कभी नहीं बढ़ेगी, ठीक है। और उस समय जो राजधानियां बनाई जाती थी ना, जैसे ये राजधानी बनाई गई थी, कौन सी थी? राजगिरी। तो ये पहाड़ियों से घिरी हुई थी। उस समय जो राजधानियां बनाई जाती थी इस तरह से बनाई जाती थी कि पहाड़ियों से घिरा हुआ है, नदियों से घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए ताकि दूसरा आक्रमण नहीं कर सके। अभी ना बन गया ड्रोन, उड़ गया, यहाँ से जाकर ऊपर ऊपर मार दिया। पहले वो सब साधन था, एक ही आदमी के पास वो साधन था। किसके पास? रामायण में एक रावण के पास था, पुष्पक विमान लेकर उड़ जाता था, और एक बजरंगबली के पास था, वो भी अपना इसे करके उड़ जाते थे। तो उस समय क्या था, मतलब ये महाजनपद का जब बात करें तो महाजनपद में उस समय ये टेक्नोलॉजी नहीं था। अब उस समय समुद्र से भी बहुत कम अटैक होता था, समुद्र से भी अटैक बहुत कम। और समुद्र के, क्योंकि अभी नौसेना हमारे पास है, तोप है, ऐसा ऐसा तोप है कि रडार में पकड़ में ही नहीं आएगा। नीचे चल जाइए, ये बहुत सारी ऐसी हमारे पास जहाजें हैं जो समुद्र तल से बहुत नीचे है, और ऊपर से कोई जहाज गुजरेगी उसके रडार में आएगा ही नहीं। अभी एक विकसित किया था ना, कौन सा? चीन, डीप सी रडार विकसित किया है, डीप सी रडार, ठीक है। मतलब वो रडार में बहुत दूर दूर तक आप खोजते रह जाइए, ऐसा टेक्नोलॉजी है कि वो रडार में आपका आएगा ही नहीं कि जहाज है कि नहीं है। तो पहले ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो उस समय क्या किया जाता था कि उस समय पहाड़ियों से घिरा हुआ जो क्षेत्र रहता था, पहाड़ियों से घिरा हुआ, नदियों से घिरा हुआ, उसको बना दिया जाता था राजधानी। क्योंकि राजा सेफ रहेगा तभी तो प्रजा सेफ रहेगा। अब पता चला प्रजा में कहीं एक आध जगह आक्रमण हो गया तो राजा उधर से ऑर्डर देगा तो उसको भगाया जा सकता। अब राजे मर गया,
तो राजा मरता था तो उसका जो प्रजा होती थी वो ऑटोमेटिक अधीनता स्वीकार कर लेती थी। अब राजा ही मर गया तो बचा कौन लड़ने वाला। वैसे राजा युद्ध नहीं करता था, बस मार्गदर्शन देता था। मार्गदर्शन वो भी नहीं देता था, सेनापति रहता था उसके लिए। क्लियर बुरा। तो जैसे ही लोहे का विस्तार हुआ तो राजनीतिक और आर्थिक और सामाजिक गतिविधियां जो थी उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया, और बदलाव ये आया कि आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होने लगी। पर मगध का विकास का एक बहुत सारा कारण है। एक कारण नहीं है मगध का। मगध जो साम्राज्य है सबसे शक्तिशाली साम्राज्य इसलिए बना, एक तो यहाँ पे ये सारी चीजें आई, ठीक है, टेक्नोलॉजी में कुछ चेंजेज आया लोहा के आविष्कार के बाद। दूसरा चीज ये था कि इसकी भौगोलिक स्थिति जो थी वो बहुत अच्छी थी। भौगोलिक स्थिति कहने का मतलब दूसरा तो आक्रमण इस पे जल्दी नहीं कर पा रहा था, अब ये दूसरे पे आक्रमण कर दे रहा था। दूसरा कि ये जो था ना, ये मगध नदियों से घिरा हुआ था, नदियों से, जैसे गंगा नदी हो गई, सोन नदी हो गई बिहार में। तो नदियों से घिरे होने के कारण क्या होता था कि आपका जो कृषि होता था, खेती जो होता था ना, वो बहुत अच्छे तरीके से होता था। अब जहाँ पे नदी है, सिंचाई का साधन बहुत आसानी से मिल जाता था, खेती बहुत अच्छे तरीके से होता था। और ये लोग खेती करने के बाद अपना स्टॉक रखने के बाद उसको बेचते थे, और बेचने से इनको आर्थिक स्थिति इनकी बहुत अच्छी मजबूत हुई। तो भौगोलिक कारण भी इसका साम्राज्य के उत्थान का बहुत बड़ा योगदान है, भौगोलिक कारण में भी। ठीक है, तो दो धर्म में कौन से ग्रंथ में हमको मिलता है? दो ग्रंथ में हमको मिलता है इसका जिक्र, एक बौद्ध धर्म में और एक जैन धर्म में। 16 महाजनपदों की जिक्र मिलती है। बौद्ध धर्म में कौन सा हमारा था? अंगुतर निकाय, अंगुतर निकाय, और भगवती सूत्र जैन धर्म का। इन दोनों में इसका पूरा का पूरा जिक्र मिलता है। ठीक है, टोटल 16 में से 3 बिहार में हो गए, 8 यूपी में हो गए, 11 हो गया, एक मध्य प्रदेश में हो गया, एक राजस्थान में हो गया, 13 हो गया, और एक आंध्र प्रदेश में हो गया, 14 हो गया, और 2 भारत के बाहर हो गए, 2 भारत के बाहर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को मिला के ये हो गया हमारे टोटल 16 के 16 महाजनपद। मगध, अंग और वज्जी 3 बिहार में। मगध सबसे शक्तिशाली तो ऐसे ही याद रहेगा। उसके बाद मगध का अंग समझ लीजिए, अंग और वज्जी ये दोनों। वजी जो था महाजनपद, वजी महाजनपद में एक लिच्छवी था। टोटल 8 जनपद को मिला के बना था एक वजी महाजनपद। इसमें एक लिच्छवी था, लिच्छवी गणतंत्र, पहला गणतंत्र जनपद था। ठीक है, मतलब यहाँ राजाओं का कोई बोल वाला नहीं था। उसके बाद आता है 8 काशी, क से कितना? 3, काशी, कुरु और कौशल, क से 3, काशी, कुरु और कौशल। फिर चेदी, पंचाल और ये मल्ल, चेदी, पंचाल और मल्ल। उसके बाद आता है वत्स, सुरसेन, अवंती, मत्स्य, अस्मक, गंधार और कंबोज जो है इसको याद रखना कि पूरा का पूरा बाहर है। और एक बताए थे साउथ में है, कौन सा है? ये अस्मक। कौन सा है? दक्षिणी भारत में है, और एक ही दक्षिणी भारत में है अस्मक, जिसकी राजधानी पोतन या पोटली होती है। तो ये पूरा क्लियर होगा। इसके बाद जब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो कल का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? मगध। क्या रहेगा? मगध। मगध के बारे में कल हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मगध में हर एक वंश आएगा, और बहुत सारा मगध में धीरे धीरे करके वंश आएगा। तो मगध में पढ़ेंगे हम लोग बिंबिसार के बारे में, बिंबिसार, फिर उसका पुत्र पढ़ेंगे अजात शत्रु, उस सब के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर यहाँ तक? किसी को दिक्कत, डाउट? आज सोमवार है तो सबका व्रत है का? धीरे धीरे बोल रहा लो, थोड़ा जोर से बोलना चाहिए। क्लियर है सभी को? ये सर लग रहा पूरा सोमवारी में एकदम व्रत कर रहा है। चलिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कल का क्लास रहेगा हम लोग का मगध साम्राज्य के बारे में।